आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में थर्ड सेमेस्टर के 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 55 तक पढ़ लिए हैं। तो चलिए, जो भी थर्ड सेमेस्टर वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी डीएलएड करते हैं उन्हें आप हमारा चैनल शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर और नोट्स पूरा आपको प्रोवाइड करा दिया है। जाके लेक्चर पढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 56, मिचॉल स्कीवेन ने सन 1967 में भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे 2 भागों में विभाजित किया। ये 2 भाग हैं। तो जो मिचॉल स्कीवेन है वो 1967 में क्या जो भूमिका है उस पर चर्चा करते हुए इसे 2 भागों में विभाजित किया। संरचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, दोनों, कोई नहीं। तो 56 का उत्तर क्या होगा? 56 का उत्तर हो जाएगा दोनों। तो जो मिचॉल स्कीवेन 1967 में भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे 2 भागों में बांटा, उन्हें संरचनात्मक मूल्यांकन में बांटा और योगात्मक मूल्यांकन में बांटा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 57, मापक मतलब मेजरमेंट या मापन। मापन मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र की किसी विशेषता को एक कम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। यह कथन है फ्राबेल का, मैरिसन का, थार्नडाइक का, इन सभी का। तो किसका ये कथन है? ये मैरिसन का ये कथन है कि मापक जो होता है मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र की, तो जो शिक्षक होते हैं, एक छात्र की किसी विशेषता को एक कम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। यह कथन है मैरिसन का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 58, मापन प्लस मूल्य निर्णयन। ठीक है, मापन यानी कि मेजरमेंट और वैल्यू डिसाइडेशन। ठीक है, एम प्लस भी लिखा सकते हैं एक तरीके से। तो मूल मापन भी करते हैं और मूल्य निर्णय, ये क्या हो गया? मूल्यांकन, नवाचार, क्रियात्मक या परीक्षण। 58 का उत्तर बताइए। 58 का उत्तर मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के अंतर्गत क्या आ जाएगा? देखिए, मूल्यांकन क्या है? विस्तृत रूप है और इसका सूक्ष्म रूप मापन है। और मूल्य प्लस निर्णय, मापन और मूल्य प्लस निर्णय मिला करके मूल्यांकन बनता है। यानी कि किसी भी बच्चे का संख्यात्मक योग्यता या उसका कितना नंबर पाया, ये मापन हो गया। और उसके मापन के बाद जो उसके मूल्य क्या क्या विकसित हुए हैं, उसके अंदर क्या गुण दोष आए हैं, ये उसका मूल्य निर्णय लास्ट में करते हैं। तो क्या होगा? मापन किए पहले, उसके बाद उस बच्चे या उस व्यक्ति या वस्तु का मूल्य निर्णय या डिसाइड किए कि कितना वो मूल्यवान चीज़ है और कितना वो मापन कर लिए। उसके बाद उसको क्या जाएगा, दोनों को मिला करके मूल्यांकन कह देंगे। मूल्यांकन मुख्यतः मापन प्लस मूल्य निर्णय को ही क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? मापन और मूल्य निर्णय को मिला करके मूल्यांकन बनता है। 59, किसका कथन है मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत। तो मापन क्या है? मूल्यांकन का ही एक भाग है। यानी कि मूल्यांकन क्या है? मान लीजिए ये मूल्यांकन हो जाएगा तो इसमें बीच में मापन हो जाएगा। ये छोटा वाला वृत्त क्या है? मापन है, और बड़ा वाला वृत्त क्या है? मूल्यांकन है। इसका मतलब ये हुआ। तो जो मापन होता है मूल्यांकन का वह भाग है जो क्या है? मूल्यांकन मापन आपका क्या जाएगा? परसेंटेज में, मात्रा में, अंक में हो सकता है, मध्यमान में एवं औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो किसका कथन है? राइड स्टोन, वासले, थार्नडाइक, ये सभी। तो किसका कथन है? ये वासले का। किसका कथन है? वासले का ये कथन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 क्या है? परिषदीय विद्यालयों में प्रथम सत्र परीक्षा कब होती है? तो परिषदीय विद्यालयों में प्रथम सत्र परीक्षा कब होती है? 4 ऑप्शन में से बताएंगे। अगस्त में, नवंबर में, फरवरी में, अप्रैल में। बताइए 60 का उत्तर। तो परिषदीय विद्यालयों में प्रथम सत्र परीक्षा कब होती है? अगस्त में। ऑप्शन नंबर अ से हो जाएगा। तो परिषदीय विद्यालयों में प्रथम सत्र परीक्षा अगस्त में होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 क्या है? द्वितीय सत्र परीक्षा परिषदीय विद्यालयों में कब निर्धारित किया गया है? अगस्त में, दिसंबर में, जनवरी में या मार्च में? तो द्वितीय सत्र परीक्षा यानी कि छमाही एक तरीके से। 61 का उत्तर क्या हो जाएगा? दिसंबर में।
तो द्वितीय सत्र परीक्षा दिसंबर में, 2 से द्वितीय सत्र परीक्षा, 2 से दिसंबर याद रखेंगे। और प्रथम सत्र परीक्षा प्रश्न नंबर 60 का उत्तर क्या हो जाएगा, अगस्त में। यानी कि परिषदीय विद्यालयों में प्रथम सत्र परीक्षा अगस्त में और द्वितीय सत्र परीक्षा किस में जाएगा, द्वितीय सत्र परीक्षा मतलब दिसंबर के महीने में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 62, निदान या डायग्नोसिस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मापन के लिए, परीक्षण के लिए, मूल्यांकन के लिए या ये सभी के लिए। तो 62 का उत्तर क्या हो जाएगा, निदान। यानी कि किसी भी बालक के अंदर जो भी समस्या है उसकी पहचान करना ही क्या होता है, निदान या डायग्नोस। तो क्या करेंगे, मापन के अंतर्गत आता है। तो निदान डायग्नोसिस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मापन के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 62 का उत्तर हो जाएगा मापन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 63, शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं। तो शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन जो होते हैं उनको हम लोग शैक्षिक नवाचार कहते हैं। तो शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत क्या आते हैं, शिक्षण अधिगम, मूल्यांकन, विद्यालय प्रबंधन, ये सभी। 63 का उत्तर क्या हो जाएगा, 63 का उत्तर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ये सभी। तो शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत क्या आता है, शिक्षण अधिगम आता है, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, बच्चे का इवेल्युएशन या मूल्यांकन करते हैं, या विद्यालय प्रबंधन यानी कि स्कूल मैनेजमेंट करते हैं। तो शैक्षिक नवाचार आता है। तो शिक्षण अधिगम हो गया, मूल्यांकन और विद्यालय प्रबंधन। नेक्स्ट प्रश्न 64 देखिए, मूल्यांकन के उद्देश्य हैं छात्रों की समस्या का ज्ञान, समस्याओं का निराकरण करना, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार, ये सभी। तो मूल्यांकन के उद्देश्य हैं प्रश्न नंबर 64, प्रश्न नंबर 64 का उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यानी कि मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है। यानी कि मूल्यांकन से क्या क्या लाभ है, क्या इसको क्यों करते हैं मूल्यांकन बच्चों के अंदर, या क्यों विद्यालय में मूल्यांकन का ट्रिक अपनाया जाता है, क्यों महाविद्यालय में मूल्यांकन का ट्रिक अपनाया जाता है। तो छात्रों की समस्या का ज्ञान होता है कि छात्रों को कौन सी समस्याएं हैं, इसीलिए हम लोग मूल्यांकन लेते हैं। और समस्याओं का निराकरण हम लोग करने के लिए नए 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 खोज प्रयोग लाते हैं मूल्यांकन के द्वारा ही। और शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार होता है, मूल्यांकन करने से कम या गुण दोष पता लगता है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्लास में क्या होता है, पढ़ाया जाता है अपने हिसाब से, ताकि बच्चों का सब प्रॉब्लम दूर हो जाए। 65, मूल्यांकन की विशेषताएं हैं सतत चलने वाली प्रक्रिया है, गुणों का मापन होता है, शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है, ये सभी। तो मूल्यांकन की क्या विशेषता है, 65 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये सभी। तो मूल्यांकन क्या है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए मूल्यांकन कब से होता है, जब बच्चा प्राइमरी में एडमिशन लेता है, 5 तक पढ़ता है, तब तक मूल्यांकन होता है। फिर 6 टू 10th में जाता है, 8 में, 9 में, 10 में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है, नौकरी लगने तक क्या होता है, मूल्यांकन होता है। नौकरी लगने के बाद भी मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन क्या सतत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 65 का ये भी हो गया। गुणों का मापन होता है मूल्यांकन से बालक के अंदर, कि हिंदी तेज है, इंग्लिश तेज है, या बोल पाता है, चल पाता है कि नहीं, क्या उसके अंदर व्यक्तिगत विचार हैं अच्छे, व्यवहार है, विनम्र है। शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है। तो इससे शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है, गतिशील बनती है मूल्यांकन से, अच्छी तरीके से चलती है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 66, प्रश्न नंबर 66 का जाएगा, बच्चों के सर्वांगीण विकास को शिक्षाविदों ने 3H संकेत दिए हैं, इसमें H का मतलब क्या है, यानी कि बच्चों का सर्वांगीण विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट, इसको क्या कहेंगे, डेवलपमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट। इसका मतलब क्या जाएगा, यानी कि बच्चों का सभी अंग का विकास, मतलब सामाजिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, कौशलात्मक विकास, ये सारे विकास क्या हो जाएंगे, सर्वांगीण विकास में आ जाएंगे। तो सर्वांगीण विकास में शिक्षाविदों ने 3H संकेत दिए हैं। इसका मतलब क्या जाएगा, हेड हर्ट हैंड, ही हिम हेड, हिज हर हेल्प, ये सभी। तो बताइए इसका मतलब क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ओ। यानी कि 3H का मतलब क्या जाएगा, हेड। हेड मतलब जैसे मान लीजिए बालक है, ठीक है, ये मान लीजिए बालक है, ठीक है, ये बालक, देखिए हेड हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 3H का मतलब सर्वांगीण विकास में दिमाग, यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष मजबूत होना चाहिए बालक का। हर्ट, हर्ट यहाँ पे होता है, ठीक है, ये हर्ट है आपका, तो हेड हो गया, तो उसमें क्या आ गया, संज्ञानात्मक पक्ष आ गया। हर्ट का मतलब क्या जाएगा, भावात्मक पक्ष, तो देखिए भावात्मक पक्ष भी आ गया। और हैंड, हैंड का मतलब क्या आ जाएगा, हेड,
हर्ट हेड, हर्ट हैंड। हैंड से क्या ताल्लुक है? तो हैंड से ये ताल्लुक है कि बच्चे का एक्शन रिसर्च आ जाएगा। देखिए पेपर का नाम भी एक्शन रिसर्च, यानी कि क्रियात्मक शोध, यानी कि बच्चे का जो कौशलात्मक चीज है, कितना वो पारंगत है, कुशल है किसी कार्य को करने में, ये हाथ से ही तो करेगा। इसीलिए हेड, हार्ट और हैंड की बात किया गया है बच्चों के सर्वांगीण विकास, यानी कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है तो उनका हेड स्वस्थ होना चाहिए, हार्ट स्वस्थ होना चाहिए और हैंड भी स्वस्थ होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? हेड का मतलब बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा, हार्ट का मतलब बच्चे का भावात्मक विकास होगा, तभी उसका सर्वांगीण विकास माना जाएगा। जब मानसिक स्थिति रहेगी तभी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और वृद्धि करेंगे, और हैंड और हाथ रहेगा अच्छे से अपना हाथ चला पाएंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे। ठीक है, तो कुछ कौशल सीखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई मोटर मैकेनिक बन जाता है, कोई घर बनाने सीख लेता है, कोई बुक प्रिंट करना सीख लेता है, कोई बाइक चलाना सीख लेता है, कुछ भी जो भी आप काम करते हैं अपने हाथ से, जो भी क्रियात्मक शोध करते हैं नए नए, वो क्या जाएंगे? हैंड बन जाएंगे, यानी कि हेड हार्ट हैंड। तो बच्चों का सर्वांगीण विकास 3H यही है। प्रश्न नंबर 67 देखिए, ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम है ज्ञान का बोध, अनुप्रयोग, कौशल, ये सभी। तो ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम क्या है? 67 देखिए, तो ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम क्या है? ये सभी। ऑप्शन नंबर 10 से हो जाएगा ये सभी। तो ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम क्या है? ये सभी, यानी कि ज्ञान का बोध, यानी कि नॉलेज का अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद एप्लीकेशन, उसके बाद स्किल। तो ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम क्या है? ज्ञान का बोध पहला, दूसरा अनुप्रयोग, तीसरा कौशल और उसके बाद ये सभी हो जाएगा। तो तो बेंजामिन ब्लूम हैं, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी में ब्लूम के उद्देश्य दिए हैं, उनका एक पुस्तक है ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उस पुस्तक में फ्रांस के वैज्ञानिक हैं शायद, ये सैमुअल बेंजामिन ब्लूम, तो इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य के लिए एक पिरामिड वाला नियम दिया है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 68 क्या है? किसका कथन है प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, मापने योग्य है? मैरिसन, थार्नडाइक, गुडविन और क्लास मेयर। किसका कथन है कि प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, मापने योग्य है? ये थार्नडाइक का कथन है। तो जहां सत्ता दो बार आएगा समझ जाइए थार्नडाइक का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न 69, जब कोई व्यक्ति परंपरागत तौर तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करता है तो वह कहलाता है मूल्यांकन, नवाचार, मापन या परीक्षण। तो शिक्षण के क्षेत्र में नित्य नवीन परिवर्तन, यानी कि जो भी नए नए न्यू न्यू परिवर्तन होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? नवाचार कहेंगे, इनोवेशन कहेंगे। तो जब कोई व्यक्ति परंपरागत, यानी कि जो पहले से परंपरा, पहले से रूल रेगुलेशन चली आ रही, उन रूल रेगुलेशन नियमों को तोड़ करके कोई नया तौर तरीका से हट करके नए तरीके से पढ़ा रहा है, जैसे आजकल क्या चल गया है, ऑनलाइन एजुकेशन चल गया, तो ये पूरे परंपरागत चीज़ों से थोड़ा सा एजुकेशन क्षेत्र में बदलाव आया ऑनलाइन, तो ये नवाचार, इसी को हम लोग नवाचार कहते हैं। ये प्रोसेस क्या है? नवाचार है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 70, नवाचार एक ऐसा विचार है, नवाचार क्या है? देखिए नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे, यह कथन है। E.M. रोजर्स, वार्नेट, जॉन ड्यूवी, गांधी जी। तो ये किसका कथन है? E.M. रोजर्स। ऑप्शन नंबर ओ सही हो जाएगा। तो जो E.M. रोजर्स हैं उनका कहना है नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे, यह कथन है तो E.M. रोजर्स का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 71, नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है, यह कथन है। तो नवाचार क्या है? एक ऐसा विचार है या व्यवहार है या वस्तु है जो नवीन है, यानी कि जो नया है, और वर्तमान स्वरूप से क्या है? गुणात्मक दृष्टि से, यानी कि क्वालिटी में क्या है? गुणात्मक मतलब क्या जाएगा? क्वालिटी में क्या है? अलग है। ये कथन किसका है? E.M. रोजर्स का, वार्नेट का, जांडुवी का या गांधी जी का?
ये किसका कथन है? वार्नेट का। तो नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। यह कथन किसका है? वार्नेट का। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 क्या है? शैक्षिक नवाचार की आवश्यकताओं को व्यक्त किया जा सकता है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रसार, मानवीय संसाधन का विकास करने के लिए, ये सभी। तो प्रश्न नंबर 72 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 72 का उत्तर हो जाएगा, तो शिक्षा नवाचार की आवश्यकताओं को क्यों व्यक्त किया गया है? ताकि वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रसार हो। शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो? वैज्ञानिक तरीके से और तकनीकी का प्रयोग करके नए नए खोज प्रयोग किए जाएं, यही शैक्षिक नवाचार की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट प्रश्न 73। मौखिक परीक्षा किसने प्रारंभ की? सुकरात ने, ग्लेडाइड्स ने, फ्राबेल ने या गांधी जी ने? तो मौखिक परीक्षा किसने प्रारंभ की? प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 का उत्तर क्या हो जाएगा? ग्लेडाइड्स। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा, ग्लेडाइड। मौखिक परीक्षा यानी कि इंटरव्यू एक तरीके से, यानी कि मुख से ओरली बोल करके बच्चे को खड़ा कर दीजिए और सामने जो भी एक इंटरव्यू लेने वाले रहेंगे या टीचर रहेंगे, बच्चे से प्रश्न पूछेंगे कि किसने प्रारंभ की थी, तो ग्लेडाइड्स दिया है, लेकिन ये होगा सुकरात। ये प्रश्न नंबर 73।